Hello everyone, I'm back with another important work of English literature. Welcome back to my channel. आज जो मैं वर्क लेकर आई हूँ वो अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स एंड द वर्क इज़ वॉल्पोने. दिस इज़ वेरी important work written by Ben Jonson. Ben Jonson, as you all know, he was very famous playwright of his time, of Elizabethan age, and he was considered very important writer just after Shakespeare, the second most famous and important writer of that era. So बहुत सारे important works इन्होंने लिखे थे and Volpone is one of that finest comedy play among all those works. Fine, so आज हम इस work के बारे में पढ़ेंगे. So without wasting any more time, let's start. And here I'm going to tell you the detailed and simplest explanation of this work. And also I have also added a PDF of the same work here, ताकि अगर एक्सप्लेनेशन में कोई पॉइंट रह जाए या अगर आपको नहीं समझ आए सो यू कैन गेट दैट पॉइंट फ्रॉम दैट PDF. सो वीडियो पूरी देखने के बाद उस PDF को ज़रूर डाउनलोड करना एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, लेट्स बिगिन. Before starting the play, I would like to explain all the characters of it because they are little bit complex. So जो यहाँ पर मेन कैरेक्टर है वो है वॉल्पोने. वॉल्पोने यहाँ ब्रैकेट में मैंने फॉक्स इसलिए लिखा है बिकॉज वॉल्पोने इस वर्ड का इटालियन मीनिंग है फॉक्स. सो ये जो प्ले था वॉल्पोने ने बेन जॉनसन ने एक बात ये कही जाती है दैट ये प्ले सिर्फ 5 वीक्स में लिखा गया था. और इस बात पर भी बहुत से उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने बेन जॉनसन का मजाक बनाया था, उन पर सरकास्टिक कमेंट करी थी कि वाओ यू हैव रिटन दिस प्ले इन जस्ट 5 वीक्स. सी द ड्यूरेशन ऑफ दिस वर्क इज़ वेरी वेरी स्मॉल. तो बेन जॉनसन ने ये कहा था कि ठीक है, आई नो दैट माई वर्क इज़ लिटिल बिट द ड्यूरेशन ऑफ माई वर्क इज़ लिटिल बिट लेंदी, बट ये जो वर्क है मैंने पूरी तरह अपने आप लिखा है. जस्ट लाइक शेक्सपियर, जैसे वो अपने वर्क्स किसी न किसी की हेल्प से लिखते हैं. यस, शेक्सपियर के जो लास्ट के जो कुछ वर्क्स हैं वो किसी न किसी की हेल्प से लिखे गए हैं. तो उन्हीं को सिग्निफाई करते हुए यहाँ बेन जॉनसन कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर किसी की हेल्प नहीं ली है और मैंने वर्क एग्जैक्टली बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सिर्फ अपने आप लिखे हैं, इसीलिए मुझे इनमें इसको लिखने में 5 वीक्स का टाइम लगा है. सो ये तो थी एक सरकास्टिक कमेंट ओवर बेन जॉनसन. और इन्हीं कंटेम्प्रेरीज को जवाब देने के लिए बेन जॉनसन ने इस वर्क के जो कैरेक्टर्स हैं उनको किसी न किसी एनिमल से रिजेंबल करते हुए बताया गया है. तो वॉल्पोन इस वर्ड का मतलब है, इटालियन मीनिंग है फॉक्स यानी कि लोमड़ी. ठीक है, सो इसलिए हम इस वर्क को एज अ फैबल भी कह सकते हैं. ठीक है, वॉल्पोने जो कि एक बहुत अमीर आदमी है और बहुत पैसा है इसके पास, इतना पैसा दैट ही वर्शिप हिज गोल्ड हिज मनी एवरी डे. ये एक चाइल्डलेस पर्सन है, इसकी कोई औलाद नहीं है और इसके साथ सिर्फ इसका एक सर्वेंट रहता है जिसका नाम है मॉस्का. मॉस्का जिसका इटालियन मीनिंग है अ फ्लाई, और इसको इस वर्क में कहीं ना मोस्ट ऑफ द टाइम पैरासाइट भी कंसिडर किया गया है. सो इस वर्क में जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको किसी न किसी एनिमल एट्रीब्यूट के थ्रू बताया गया है. सो मॉस्का के नाम का मतलब है फ्लाई. मॉस्का बहुत वफादार नौकर है अपने मालिक का. इन दोनों के अलावा जो दूसरे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक है वॉल्टर जो कि एक लॉयर है और इन्हीं लोगों की तरह बहुत लालची है और उसके नाम का मतलब है वल्चर. वहीं एक सेकंड पर्सन है कॉर्बेशियो जो कि एक बूढ़ा आदमी है और ये खुद भी बहुत अमीर है, बहुत पैसा है इसके पास वॉल्पोन की तरह, लेकिन इस एज में भी इसका लालच कम नहीं हुआ है, लालच ख़त्म नहीं हुआ है और ये और पैसा चाहता है. क्यों चाहता है, कैसे चाहता है, ये अभी मैं आगे बताऊंगी. इसका बेटा है बोनेरियो और ये अपने बेटे को बिल्कुल एडमायर नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता और इसने डिसाइड कर रखा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का 1% हिस्सा अपने बेटे बोनेरियो को नहीं दूंगा. बोनेरियो बुरा लड़का नहीं है बट ये फादर का उस अपनी थिंकिंग है, कुछ क्या है वो इस प्ले में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया. ठीक है, अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है कॉर्विनो एंड हिज ब्यूटीफुल वाइफ सीलिया. कॉर्विनो एक
बहुत ही वेल्दी मर्चेंट है एंड वेल्दी होने के साथ साथ ये भी बहुत लालची है। तो इस प्ले में जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, यू कैन सी वन इज़ फॉक्स, फ्लाई, वल्चर, रेवन, क्रो, इन सबको एनिमल्स के थ्रू या इन वाइल्ड बर्ड्स के थ्रू रिजेंबल किया गया है। तो ये सब कहीं ना कहीं बेन जॉनसन के कंटेम्प्रेरी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं इस प्ले में, जैसे सर पॉलिटिक वुडबी एंड लेडी वुडबी, हस्बैंड वाइफ हैं, ये एक ओल्ड कपल है, और इनके साथ एक और पर्सन है पेरिग्रीन। सर पॉलिटिक वुडबी अपने फ्रेंड पेरिग्रीन के साथ इस प्ले में बीच बीच में घूमते फिरते हुए आते हैं एंड लेडी वुडबी को डाउट है कि उनके हस्बैंड के साथ एक लेडी है। ये डाउट कौन डालता है उनके माइंड में, ये भी आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इसके अलावा नैनो, कैस्ट्रेनो एंड एंड्रोगाइनो, ये उन सर्वेंट्स के नाम हैं जो कि वॉल्पोन के साथ उसके घर में ही रहते हैं। लेकिन इन चारों में सबसे इम्पॉर्टेंट सर्वेंट जो है वो है मॉस्का। ठीक है, वो है मॉस्का। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। कहानी की स्टार्टिंग होती है विनाइस, इटली में एक जगह है वहाँ पर। ये जो वॉल्पोन है, ये एक बूढ़ा इंसान है और ये अपने सर्वेंट के साथ मिलकर मॉस्का के साथ एक गेम प्लान करता है लोगों को पागल बनाने का। तो वॉल्पोन क्या है, मॉस्का को बोलता है कि तुम लोगों को ये रूमर फैला दो मेरे बारे में कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और क्योंकि मेरा कोई अपना अपना कोई बच्चा नहीं है, कोई बेटा या बेटी नहीं है, तो मैं अपनी ये सारी प्रॉपर्टी किसी न किसी पर्सन को देना चाहता हूँ। और मैं अपनी प्रॉपर्टी उसको दूंगा जो बहुत मेरी सेवा करेगा, मेरी केयर करेगा, कहीं ना कहीं मुझे फ्लैटर करेगा। तो मॉस्का जाके करता है वही, क्योंकि वो तो एक बहुत ही सबमिसिव सर्वेंट है अपने मालिक का। तो वो अब अपने मालिक को खुश करने के लिए प्लान्स बनाता है। सबसे पहले वो जाता है वोल्टोर के पास। वोल्टोर जो कि एक ग्रीडी लॉयर है, वो मॉस्का वोल्टोर को बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे मालिक को बहुत महंगे महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दो, और वॉल्पोन उन गिफ्ट से इम्प्रेस होकर तुमको अपना हायर बना लेगा और अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको दे देगा। वोल्टर को प्लान अच्छा लगता है और वो देखते हैं आगे करता है या नहीं। सेकंड, मॉस्का जाता है कॉर्बेशियो के पास। कॉर्बेशियो जो कि अपने बेटे को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता, मॉस्का को ये बात पता है, और वो कॉर्बेशियो को बोलता है कि क्यों ना तुम ऐसा करो, अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी वॉल्पोन के नाम कर दो। और वॉल्पोन तो देखो खुद ही तबीयत ख़राब है उसकी, वो तो कुछ टाइम बाद मर ही जाएगा। तो हो सकता है वो तुम्हारी इस डेडिकेशन से इम्प्रेस होकर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको दे दे और तुमको अपना हायर बना ले। अब कॉर्बेशियो को भी ये प्लान बहुत अच्छा लगता है। वहीं मॉस्का बोनेरियो के पास जाता है और उसको ये बताता है कि देखो तुम्हारे जो फादर हैं यानी कि कॉर्बेशियो तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं देने वाले, और तुमको अगर मेरी बात पर बिलीव नहीं होता तो तुम वॉल्पोन के घर पर आकर वॉल्पोन और कॉर्बेशियो के बीच की कॉन्वर्सेशन सुन सकते हो। मॉस्का यहाँ बोनेरियो को आकर ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब मॉस्का एक दिन वॉल्पोन को सीलिया के बारे में बताता है। सीलिया जो कि वाइफ है कॉर्विनो की, और पूरे टाउन में, पूरे वेनाइस में सबसे खूबसूरत लेडी है। तो वो इसकी इतनी तारीफ़ करता है वॉल्पोन के सामने कि वॉल्पोन पागल हो जाता है सुनकर, एंड उसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर है इस बात की कि वो एक बार सीलिया को देखना चाहता है। तो देखने के लिए वो ठीक है प्लान बनाता है, मॉस्का के साथ जाता है, और ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ माउंट बैंक होते हैं जो उस टाइम पर नीम हकीम या वो तेल जड़ी बूटियाँ वगैरह जो लोगों को बेचा करते थे, उन्हीं को बेचने का नाटक करने के लिए वॉल्पोन पहुंचता है सीलिया के घर के पास। सीलिया को तो अब उस सामान की ज़रूरत थी। अच्छा, कॉर्विनो जो है वो एक बहुत इनसिक्योर और बहुत डोमिनेटिंग हस्बैंड है, और अपनी वाइफ को बहुत दबाकर, बहुत सप्रेस करके रखता है, बहुत डरा कर धमका कर रखता है। तो उसने सीलिया को स्ट्रिक्टली क्लियरली बोल रखा था कि वो घर के बाहर नहीं जा सकती, इसलिए सीलिया घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाती है, क्योंकि उसको अलाउ नहीं किया था कॉर्विनो ने। तो अब जब वॉल्पोन वहाँ पर पहुँचता है और सीलिया को उस सामान की ज़रूरत है, तो वो क्या करती है, वो विंडो से ना अपना एक हैंकी फेंक देती है। अब कॉर्विनो वहीं खड़ा था और वो ये सीन देख लेता है। वॉल्पोन उस हैंकी को उठा लेता है और उधर कॉर्विनो ये पूरा सीन देख लेता है कि कैसे सीलिया ने अपना हैंकी बाहर फेंका, और कॉर्विनो ने वो हैंकी उठा लिया, और कॉर्विनो ने सीलिया को भी देखा, एंड
वो किस तरीके से जेस्चर्स शो कर रहा था, ये सब सीन देख के कॉर्विनो को बहुत गुस्सा आता है और वो जाता है सीलिया के पास, उसको बहुत डराता है, फिज़िकल अब्यूज़ भी करता है कहीं ना कहीं, एंड उसको ऑर्डर करता है कि अब से तुम विंडो के बाहर तो छोड़ो, विंडो के आसपास भी नहीं घूमोगी, तुम्हें अब से विंडो के पास भी नहीं आना है, एंड सेकंड थिंग, तुम उस चेस्टिटी बेल्ट को भी वियर करोगी, सो दैट आई कैन बी कन्फर्म दैट यू आर नॉट लूजिंग योर वर्च्यूज़, योर वर्जिनिटी विद समवन एल्स। सो बहुत ही डाउट करने वाला हस्बैंड है ये, बहुत ही ख़राब इंसान है इस प्ले में। तो सीलिया को स्ट्रिक्टली बोल देता है कि तुम अब कहीं नहीं जाओगी। वहीं वॉलपोन ने तो सीलिया को देख लिया और वो इसकी खूबसूरती से इतना इम्प्रेस हो गया दैट ही फील्स लस्ट फॉर हर। अब उसको सीलिया चाहिए किसी भी कीमत पे, वो पागल हो चुका है उसके प्यार में। अब वो मॉस्का को बोलता है कि डू समथिंग फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट सीलिया एट एनी कॉस्ट। तो अब मॉस्का क्या करता है, भाई वो तो ठहरा एक अच्छा नौकर, अपने मालिक को खुश करने के लिए वो एक प्लान बनाता है और जाता है सीधा कॉर्विनो के पास। अच्छा, कॉर्विनो के पास जाकर वो क्या कहता है कि देखो, मेरे मालिक यानी कि वॉलपोन को सीलिया बहुत पसंद है, क्यों ना तुम अपनी वाइफ को मेरे मालिक वॉलपोन के पास भेज दो। और क्योंकि वॉलपोन की तो तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, और तो वो सीलिया के साथ कुछ कर ही नहीं पाएगा। दूसरा, वो तुम्हारी इस डेडिकेशन को देख के तुमसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगा, तो हो सकता है वो तुमको ही अपनी प्रॉपर्टी का हायर बना ले, अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको दे दे। कॉर्विनो वैसे तो एक बहुत इनसिक्योर इंसान है, लेकिन जब उसको पैसों का लालच दिया जाता है तो वो अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर देता है, और उसको ये प्लान बहुत अच्छा लगता है। वो इस प्लान के लिए रेडी हो जाता है और सीलिया को फोर्स करता है कि शाम को कि वॉलपोन के घर पे डिनर पार्टी में हमें जाना है और तुम भी मेरे साथ चलोगी। सीलिया उस पार्टी में नहीं जाना चाहती बिकॉज उसने कॉन्वर्सेशन सुन ली थी, लेकिन क्योंकि उसको उसके हस्बैंड ने ऑर्डर किया तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाती। वहीं मॉस्का ने बोनेरियो को भी अपने घर पे इनवाइट किया था टू ताकि उसको पता चले कि वॉलपोन और कॉर्बेशियो के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है, और उसने बोनेरियो को अपने वॉलपोन के घर में पर्दों के पीछे छिपा दिया था। अच्छा, अब कॉर्विनो सीलिया को लेकर वॉलपोन के घर पे पहुंचता है। अब वहाँ पर वो सीलिया को अकेला छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन सीलिया को ये बात बहुत अजीब लगती है, वो उसको जाने नहीं देना चाहती। तो कॉर्विनो उसको बस कुछ बहाना बनाकर और डांट कर, डरा धमका कर वहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाता है। अब जैसे ही वॉलपोन सीलिया को देखता है कि वो उसके घर में अकेली है, वो तो इस मोमेंट का, यही तो वो चाहता था, वो इस मोमेंट का फ़ायदा उठाता है, एंड ऑफ कोर्स ही ट्राई टू आउटरीच हर। वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है सीलिया के साथ, और क्योंकि वहीं पर पर्दे के पीछे बोनेरियो खड़ा हुआ था, वही सारा सीन देख रहा था, तो वो इंस्टेंटली आकर वॉलपोन को की मार लगा देता है और सीलिया को बचा लेता है। ठीक है, अब सीलिया भी बच गई। अब ये सारा जो रायता फैला था, अब ये सारा कुछ लेकर ये सारे लोग एक जाते हैं स्क्रूटिनियो में, यानी कि कोर्ट में जहाँ पर जस्टिस किया जाता था। अब जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये चारों लोग बड़ी चालाकी से, कौन, वॉलपोन, मॉस्का, वोल्टोर, कॉर्बेशियो एंड कॉर्विनो, जो कुछ भी हुआ था उसका सारा ब्लेम सिर्फ बोनेरियो और सीलिया के ऊपर डाल देते हैं। तो इन दोनों के पास अपने बचाव में कुछ कहने के लिए नहीं होता। एट द सेम टाइम वहाँ पे लेडी पॉलिटिक्स भी, लेडी वुड भी पहुँच जाती है, और वो सीलिया को पहचान लेती है। क्यों पहचान लेती है? क्योंकि मॉस्का, ये बहुत तेज़ इंसान है, ये सबके साथ गेम खेलता है। इसने लेडी वुडबी को भी कहा था कि आपके हस्बैंड के साथ जो लेडी है ना, वो और कोई नहीं, सीलिया ही है। जबकि ये झूठ होता है, वो सीलिया नहीं थी, वो दूसरा उसका फ्रेंड पेरीग्रीन ही था। ठीक है, तो अब लेडी वुडबी भी उस कोर्ट में पहुंच जाती है, और वो भी सीलिया को पहचान जाती है कि तुम तो वही प्रॉस्टिट्यूट हो जो मेरे हस्बैंड के साथ थी। तो अगेन सीलिया के ऊपर और भी ज़्यादा ब्लेम लग जाते हैं। इस तरीके से इस पूरे गेम प्लान में सिर्फ बोनेरियो और सीलिया बुरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं, और बाकी सारे विकेट लोग बच जाते हैं बड़े आराम से। अब वॉलपोन भी बच गया, तो उसको तो लगता है कि वाह, मैं तो बड़ा समझदार हूँ, देखो मुझे तो ये लोग पहचान ही नहीं पाए, मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं पाया। तो अभी भी इसको आराम नहीं है, ये अभी भी गेम्स खेलना चाहता है। तो ये क्या करता है, वॉलपोन मॉस्का के साथ मिलकर एक और प्लान बनाता है। ये कहता है कि अभी तक तो मैं अपने सिर्फ बीमार होने की न्यूज़ सब लोगों में फैला रहा था, अब तुम ऐसा करो, लोगों के पास जाओ और उनको बोलो कि मेरी डेथ हो चुकी है और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको दे दी है।
मॉस्का तो बहुत खुश हो जाता है। तो वॉल्पोन क्या करता है, अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी मॉस्का को दे देता है और उसको उस पर बहुत ट्रस्ट होता है, इसलिए वो उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी इसको दे देता है और अपने बारे में न्यूज़ फैलवा देता है मॉस्का के थ्रू कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो अब जैसी ये बात वॉल्टर कॉर्बेशियो और कॉर्विनो को पता चलती है, इनको तो बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि सडनली इतनी सारी दौलत पाकर मॉस्का का भी एटीट्यूड चेंज हो चुका है। अब जब उसका एटीट्यूड चेंज हो गया तो वो एटीट्यूड सिर्फ इन तीनों चारों को ही नहीं, वॉल्पोन को भी एटीट्यूड दिखाता है। अब वॉल्पोन को तो इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं कर रही है, मेरा सारा पैसा लेकर बैठ गया है और मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहा है। तो वॉल्पोन सबक सिखाने की सोचता है मॉस्का को, यानी कि अपने सर्वेंट को। तो उसको सबक सिखाने के लिए वॉल्पोन क्या करता है, कोर्ट में जाकर अपना पूरा जो उसका प्लान था, जो कुछ भी इसने किया था विद सीलिया, विद बोनेरियो एंड विद वोल्टोर, लोगों को पागल बनाने का विद द हेल्प ऑफ मॉस्का, वो सारे के सारा कन्फेस कर देता है कोर्ट में जाकर। और कोर्ट में भी जब पता चलता है कि वो वॉल्पोन जो कि ज़िंदा है, जिसके बारे में अभी न्यूज़ आती मर गया है, तो कोर्ट भी एक बहुत ही क्लियर जस्टिस देती है इन सब लोगों को। क्या सबको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं और सबको उनके हिस्से की सज़ा मिलती है। वोल्टोर जो कि एक लॉयर था, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है। कॉर्बेशियो जो कि अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता था, उसको ऑर्डर दिया जाता है कि अब तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे बोनेरियो को दोगे। ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग पनिशमेंट मिलती है यहाँ कॉर्विनो को। क्या कि कॉर्विनो के कान पर डोंकी के कान लगाए जाते हैं और उसको पूरे शहर में इसी तरीके से घुमाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनएथिकल वर्क इसी ने किया था यहाँ पर। वैसे तो बहुत कंसर्न है अपनी वाइफ को लेकर, और वैसे अपनी वाइफ को किसी गलत इंसान के पास भेज रहा है, वो भी अकेले, तो बहुत ही गलत काम था ये। इसलिए सबसे अच्छी पनिशमेंट इस वर्क में इसी को मिलती है। एंड आफ्टर कॉर्विनो, मॉस्का को पूरे 14 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है और वहीं वॉल्पोन को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इस तरीके से इस प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है। हैप्पी एंडिंग क्यों? क्योंकि बोनेरियो और सीलिया जो कि जिनके ऊपर झूठा ब्लेम लगा था कि इन्होंने सब कुछ किया था, ये दोनों इन द लास्ट इनोसेंट प्रूफ होते हैं और इनको अपनी अपनी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाता है। तो ये थी एक कॉमेडी प्ले। गाइज, इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। थैंक यू सो मच। And if you have any suggestion regarding my work, then please let me know in my comment section. Thank you very much.